जैसे कि इतना पढ़ के कैसे आता है, मैं कैसे कैचअप करूँगा, ये ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। मैं टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं एग्जाम में क्या गलतियाँ करता हूँ, मुझे कौन सा ऑर्डर रखना चाहिए, मैं टाइम क्यों नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ, ऐसा होता है? आप एकदम ब्लाइंड गेस मार रहे हो तो आप तो छोड़ ही दीजिए उसको। मतलब तुक्के भी लॉजिक वाले होने चाहिए। ऑप्शंस को मैं पूरा नहीं पढ़ता, बीच में मेरे मार्क्स थोड़े डिप करेगा। नीट 2026 का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद एलन का रिजल्ट एक बार फिर से हर तरफ छा चुका है। तो चलिए, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। वेलकम करती हूं एक और टॉपर का, एक और सक्सेस जर्नी के साथ। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूं, सक्सेस तो सबकी सेम होती है, लेकिन उसके पीछे जो कहानी होती है वो बिल्कुल अलग होती है हर स्टूडेंट की। वेलकम करती हूँ आज के हमारे गेस्ट का, जिनका नाम है यासिर। यासिर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे आके इधर। थैंक यू। ये एक्सपीरियंस कैसा, एंजॉय कर रहे हो? बहुत एंजॉय करा मैंने, बहुत वंडरफुल सा एक्सपीरियंस है ये कोटा आना। आज क्या कुछ किया वैसे, बाय द वे? आज तो यूजुअली मैं थोड़ा बहुत घूमा, थोड़ा बहुत पूरा सेंटर घूमने में बहुत मज़ा आया। फ़ोटोशूट बहुत अच्छे अच्छे हुए, कई चीज़ें फर्स्ट बार मैंने एक्सपीरियंस करी। मतलब ओवरऑल बहुत मज़ा आया मुझे। ओके, आफ्टर रिजल्ट अभी कैसा लग रहा है? फैमिली में कैसा माहौल है? क्या कुछ प्लानिंग चल रही है कि कैसे सेलिब्रेट करेंगे? फैमिली तो मेरी बहुत ज़्यादा ही खुश है, मतलब मुझसे ज़्यादा तो खुश तो वही लोग होंगे। हम्म। मेरी सिस्टर बहुत खुश है, वो तो अपने सारे दोस्तों को बता दी कि अरे मेरे भाई के इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर आ रहे हैं। हम्म। मेरे पेरेंट्स तो मतलब मुझे नहीं एक्सप्रेस कर रहे होता, लेकिन वो अपने आप में बहुत इंटरनली बहुत प्राउड हैं। मेरे पापा किसी से बोस्ट कर रहे हैं कि अरे भाई मेरी बेटी के इतने नंबर आए हैं। मामा मेरी थोड़ी रिजर्व्ड सी हैं, लेकिन वो भी बोल रही हैं हाँ आई एम प्राउड ऑफ यू सन। मतलब वो बोलती रहती हैं। आई थिंक यही चीज़ तो आपने सच कही। कुछ भी बच्चे अचीव करते हैं, बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को और उनके फैमिली मेम्बर्स को अच्छा लगता है। फैमिली में कौन कौन है और कौन क्या करता है, यासिर? मेरे मदर फादर और एक मेरी बड़ी बहन है। मेरे मदर फादर दोनों डॉक्टर्स हैं। मेरी मदर गायनोकोलॉजिस्ट है और मेरे फादर जनरल सर्जन। और मेरी दीदी एमबीबीएस कर रही हैं। तो पूरा फैमिली में लाइक वही मेडिकल के अराउंड ही बातें होती होंगी ना? ऑलरेडी आपने एक माहौल देखा है। जी, आई थिंक इसलिए मैं थोड़ा बहुत डॉक्टर बनना मुझे वो लगा कि हाँ चलो थोड़ा एडवांटेजेस सा होगा। ऑलरेडी एक वो है, हेड स्टार्ट है मेरे पास। बचपन से ऐसा तो नहीं है कि टॉयज़ की जगह आपने स्टेथोस्कोप ही लिया हो? हाँ, थोड़े बहुत तो थे। कि लिया था? थोड़े बहुत थे, हाँ। कुछ मेमोरीज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं क्या ऐसी? फ़ोटोज़ अगर होंगी तो मैं होंगी तो हाँ, आप है शेयर तो। कीजिएगा। देखिए, ओके, ऑलराइट। ओके। अच्छा, दीदी एमबीबीएस कर रही है, जी, आपने नीट में इतना अच्छा स्कोर किया है। जी। दोनों क्या एज में कितना डिफरेंस है? साथ में ही थे एक साथ कोचिंग जी, में? जी। हम लोग कोचिंग में एक साथ थे, लेकिन हम लोग में 2 साल का डिफ़रेंस है। वो 1 साल की ड्रॉप पे थी, तो उन्होंने पिछले साल पास आउट करा है। ओके, जी, वो भी एलन से ही पढ़ रही थी। और ओके। हम लोगों का सेंटर अलग था, लेकिन हम लोग सेम उसमें रहते थे, हमारे रिलेटिव का घर था, हम दोनों रहते थे। तो बातचीत तो होती रहती थी हम लोगों की। ओके। और क्वेश्चंस पूछता था मैं उससे, वो थोड़ा डरती होती थी मुझसे, थोड़ा डर का माहौल रहता था। ओके। कैसी सी बॉन्डिंग है दोनों भाई-बहनों में? फ्रेंड्स वाली है, नोक-झोंक होती है? नोक-झोंक होती है, बट आई थिंक जो नीट की जर्नी थी उन लोगों ने उसने हमें थोड़ा-सा क्लोज़ लाया कि हुँ। अब वो हम भी उसको समझता हूँ, थोड़ा ज़्यादा समझता हूँ अब पहले से। पहले तो 2 साल बड़ी थी, उसका 12th चल रहा है, मेरा 10th चल रहा है, उतना हम लोगों से इंटरेक्शन नहीं होता था। लेकिन उसके बाद जब से नीट हुआ है, तो उससे हम दोनों का शेयर्ड स्ट्रगल्स हैं। तो उसके हुँ। बाद से हाँ, डेफ़िनेटली अब तो ज़्यादा बात करता हूँ मैं उससे। और कभी बता आपने दीदी के नोट्स चुराए हैं क्या कि क्या बना रही है क्वेश्चन, हाँ, कैसे बनाती हो? हाँ, किस अप्रोच से कर रही हो? मैं देखे हैं उसके नोट्स, वो हुँ। पेंसिल से लिखती है, तो मुझे उतना उसकी हैंडराइटिंग में थोड़ी लेजिबल सी नहीं है। तो मतलब मैंने यूज़ करा था, करने की कोशिश करी थी, कुछ चीज़ों के जैसे फैमिलीज़ एंड ऑल की। हुँ। सोचा कि कहीं और से भी पढ़ लूँ, क्या पता कुछ नया मिल जाए। तो हुँ। यूज़ करे हैं मैंने। दीदी इंटरव्यू देख रही होंगी ना, तो दीदी पक्का गुस्सा कर रही होंगी कि देखते हैं। सब कुछ ही बता दिया इसने। ओके। अच्छा, दोनों एलन में पढ़ रहे हो। दीदी पास आउट हो चुकी है, एमबीबीएस कर रही है, उनकी अपनी एक जर्नी है, आपकी अपनी एक जर्नी है। लेकिन ये डिसाइड कैसे हुआ था कि एलन में ही पढ़ना है आगे? कहाँ से हो प्रॉपर? मैं एक नेपाल बॉर्डर साइड में एक टाउन है सिद्धार्थनगर नाम से, हुँ। उधर से मैं हूँ। तो हमें डिसाइड तो ये हुआ था कि 10th के बाद कहीं न कहीं तो जाना ही है, हुँ। क्योंकि उधर उतनी अच्छी पढ़ाई होती नहीं है। तो ओके। मेरे पेरेंट्स, मैं पहली बार घर से निकल रहा था, तो उनको चाहिए था कि मैं ज़्यादा दूर ना रहूँ, कि हुँ। थोड़ा-सा ही एक्सेसिबल हूँ मैं थोड़ा। हुँ। तो उन्होंने सोचा कि लखनऊ में ही भेज देते हैं, लखनऊ में मेरे रिलेटिव्स भी रहते हैं, उनके पास मैं रह लेता। और तब नया-नया आयरन खुला था इधर लखनऊ में। हुँ। तो ऑलरेडी वो आयरन के रिज़ल्ट्स तो देख चुके थे, बहुत अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे थे। और मेरा एक फैमिली फ्रेंड भी था मेरे साथ, तो हम दोनों जा रहे थे एलन। तो डिसाइड हुआ कि हाँ, चलो एलन ही चलते हैं, मज़ा आएगा, साथ में एक कंपनी तो ऑलरेडी है। कैसी वो जर्नी थी जब स्टार्ट हो रही थी? फर्स्ट डे याद है? फर्स्ट डे में मैं बीमार पड़ गया था। मुझे आई थिंक कुछ फूड पॉइज़निंग वॉइज़निंग हो गई थी, तो ओरिएंटेशन अटेंड नहीं कर पाए थे? नहीं, किया था? ओरिएंटेशन अटेंड करा था पहला दिन ऑफ क्लास। ओके।
तो मैं बॉटनी की क्लास, आई थिंक मैं सोया था बॉटनी की क्लास में, उन्होंने बोल दिया कि उनको दिखा कि मैं थोड़ा बीमार सा हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं तुम सो जाओ, हेड डाउन कर लो। और उसके बाद अगले दिन से मैं थोड़ा फाइनली थोड़ा वो हुआ कि होश में आया, तो उसके बाद से पढ़ना शुरू करा अच्छे से। ओके, 11th का एक्सपीरियंस कैसा रहा? 11th में जब पहला मॉक टेस्ट आपने दिया होगा, जी मैम। अगेन वो पीयर ग्रुप का प्रेशर भी फील किया होगा कि यार यहाँ तो सब अच्छे हैं, यहाँ तो सबको ही वही करना है जो मैं करने आया था। यस एक मैम। होता है ना, एक रियलिटी चेक मिलता है। यस पहले मैम। हमें हमारी स्कूल में, हमारी क्लासों में लग रहा होता है कि मैं यहाँ तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं कुछ बड़ा कर लूँगा। यस मैम। लेकिन एलन में क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि पीयर ग्रुप के लिए ही बच्चे आते हैं, Yes। वो कैसा था अनुभव? मैम मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से याद है कि पहले कुछ ही दिनों में कुछ बॉटनी में पढ़ाया जा रहा था, पीपीएलओ होता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं थी, कोई बच्चा एकदम अच्छे से पढ़ के आया था, सर ने बोला कि पीपीएलओ जैसे, तो उस बच्चे ने फटाक से बोला कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि इतना पढ़ के कैसे आते हैं, मैं कैसे कैचअप करूँगा, ये ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। और मेरे पीयर ग्रुप में जो बच्चे थे वो ऑलरेडी 9-10 से पढ़ रहे थे। उन्होंने जी। सिलेबस पहले ही पढ़ लिया होगा, कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं। यस मैम। तो मैंने सोचा कि अरे मैं कैसे कैचअप करूँगा, लेकिन उस समय मैंने सोचा कि अब क्या ही कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हो बस। तो अपनी जी जान लगाई मैंने और उसके बाद कैचअप तो कर ही लिया मैंने। नहीं, फाइनली मुझे लगता है कि आपने स्टार्ट कब किया उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस जर्नी को आपने कैसे किया यस मैम। कंप्लीट। बहुत कुछ अगेन होते हैं ऐसे मोमेंट्स भी एक स्टूडेंट की जर्नी में, जब उसको लग रहा होता है, खुद पे भी डाउट आ जाता है। कभी आप अच्छा परफॉर्म करो तो आपको खुद पे प्राउड भी होता है कि अरे वाह, मैंने कितना अच्छा इम्प्रूव कर लिया, मैं अच्छा स्टैंड कर रहा हूँ अपनी क्लास में या ओवरऑल जहाँ पे एलन का जब भी टेस्ट होता है, जब भी रिजल्ट आता है। आगे के दिन कैसे निकले? आगे के दिन आई थिंक उसके बाद मैं एक थोड़ा रूटीन में आ गया, तो दिन तो एक साथ मिक्स हो गए सारे कि अब बस अच्छे से करना है। पहले तो मैं हर टेस्ट में, मुझे वैसे ही याद है कि इस टेस्ट और इस टेस्ट के बीच में महीने-महीने मुझे कुछ नहीं याद है, हर टेस्ट के बीच में मेरे बैचेस थे। तो ऐसे टेस्ट वाइज़ मुझे याद है कि इस टेस्ट के बीच में ये हुआ, ऐसे ये हुआ। तो मतलब बहुत अच्छे से हुआ, मतलब सब कुछ बहुत मज़ा आया मुझे करने में। 11th तो बहुत स्मूथ सेलिंग थी मेरे लिए। फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स याद हैं? हाँ, आई थिंक याद है मुझे 690 के अराउंड आए थे। रैंक 1 थी मेरी बैच, मतलब उसमें क्लास में, और आई थिंक पूरे लखनऊ में रैंक 3 थी। क्या बात है। लेकिन मैं एक ट्रेंड बताऊँ, हमारे एलन का एक ट्रेंड है, स्टार्टिंग में क्योंकि बच्चे नए होते हैं, एक स्कूल वाले एनवायरनमेंट से निकल के आते हैं ना, तो पेपर इजी दिए जाते हैं। उसके बाद ऐसा हुआ होगा ना कि मार्क्स कम आए होंगे? नहीं, उसके बाद भी मार्क्स बढ़े थे, लेकिन उसके बाद थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी कि वो हमारे टीचर्स टेस्ट से पहले एक मॉडल टेस्ट पेपर भेज देते थे कि वो तो क्वेश्चन बनाते नहीं हमारे टीचर्स, वो तो कहीं और से बन के आते हैं पेपर्स। लेकिन वो एकदम अच्छे-अच्छे टफ क्वेश्चंस कराते थे क्लास में, और उसके साथ जो मॉडल टेस्ट पेपर था वो एकदम एक्सट्रीमली टफ होता था। उसको मैं टाइम लिमिट के अंदर करता था, तो उससे ऑलरेडी थोड़ी एक्सपेक्टेशन हो रही थी कि अरे यार 650 आ रहे हैं, तो थोड़ा उसमें लगता था कि अब क्या ही हो सकता है, इससे खराब तो आएँगे नहीं। तो थोड़ी लो एक्सपेक्टेशन के साथ जाता था मैं पेपर में, टेस्ट में, तो थोड़ा स्ट्रेस कम रहता था, तो आई थिंक उससे मेरे मार्क्स अच्छे ही आ जाते थे। ओके, जब आप कम स्ट्रेस के साथ जाते हो तो अच्छा स्कोर हो जाता है। यस मैम। अच्छा, मॉक टेस्ट देके ना बच्चे को बड़ा मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ों का आइडिया उसे मेन डे से पहले लग गया। लाइक नीट वाला जो एग्ज़ाम है, उससे पहले उसे पता है कि मैं टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम में क्या गलतियाँ करता हूँ, मुझे कौन सा ऑर्डर रखना चाहिए, मैं टाइम क्यों नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ, ऐसा होता है? यस मैम। स्पेशली जो एंड के टेस्ट होते थे, मैंने उसमें रिकग्नाइज़ कर लिया था कि मेरी ये मिस्टेक्स हो रही हैं, कि मैं कभी-कभी 1-2 क्वेश्चन पे मेरा माइंड, मतलब फ्लो स्टेट में तो मैं रहता ही हूँ जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा होता हूँ। तो कभी-कभी मैं लूज़ ट्रैक कर जाता हूँ कि इस क्वेश्चन मैंने ज़्यादा समय स्पेंड कर दिया, मतलब 6-7 क्वेश्चन, 6-7 मिनट लगा दिए क्वेश्चन पे, जबकि ऑलरेडी क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो उसमें मेरे 1-2 क्वेश्चन छूट जाते थे। तो उसको मैंने फाइनली कंट्रोल करा, तो उसका एंड डे काम भी आया कि लंबा पेपर आया था ऑलरेडी। तो उसमें कि मैंने अपने वो डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स को मैंने कैच करा कि नहीं, पहले सारे आसान क्वेश्चन करो, फिर जाके तुम यू कैन डू दी लेंथी वंस, देन मदद मिली। तो अगर आसान क्वेश्चंस किए तो पार्ट वाइज किए थे, या आपने ऐसे किया कि पूरे तीनों ही पार्ट में जो भी इजी क्वेश्चन है पहले कर लूँगा? मैंने कैसे करता मैंने पहले बायो तो ऑलमोस्ट पूरी आसान थी, तो मैंने बायो पूरी करी। ओएमआर में मैं ओएमआर भरता पूरी एक बार में नहीं हूँ, मतलब एंड में भरता हूँ मैं, लेकिन सेक्शन करने के बाद मैं उसमें एक बहुत स्लाइड सा डॉट लगा देता हूँ कि जब मैं आऊँ पूरी ओएमआर भरने जाऊँ तो मुझे पता चले कि एग्जैक्टली कहाँ पे मुझे भरना है। तो उससे थोड़ा ओएमआर मिस्टेक मेरी कम हुई। मतलब मैंने बहुत सारे तरीके ट्राई करे थे ओएमआर भरने के, लेकिन एंड में मैंने इसी को चूज़ करा। तो बायो मेरा पूरा हो गया, बहुत जल्दी हो गया, क्या फुद्दू सा पेपर आ गया। तो उसके बाद मैं केमिस्ट्री में गया। ये कौन से वाले की बात कर रहे हैं आप? ये रीनीट की थर्ड बात में है। वाले की या रीनीट की? ऐसे उस थर्ड में वाले में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन रीनीट वाला स्पेशली कि फुद्दू सा पेपर आया था बायो का, मतलब कि आसान सा पेपर है ये तो। उसके बाद मैं गया केमिस्ट्री में, बोला लंबा मैं छोड़ दिया कि लंबे क्वेश्चन है तो बाद में करूँगा।
फिर मैं देख रहा हूँ कि अरे सारे क्वेश्चन बीतते ही जा रहे हैं। वैसे मैंने ऑर्गेनिक में 1-2 क्वेश्चन थे अरेंजमेंट पे, आई थिंक कुछ कॉन्फ़िगरेशन पे थे। मतलब कि अच्छा चलो ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि थोड़े अच्छे क्वेश्चन डाल दिए उन्होंने केमिस्ट्री, फिज़िक्स में। तो उसके बाद मैंने लॉक इन करा, एकदम अच्छे से मैंने करा। आसान तभी मीडियम लेवल के क्वेश्चन मैंने पहले करे और एंड में 1-2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे केमिस्ट्री में और मेनली मैं थोड़ा बहुत फिज़िक्स में छोड़ के रखा था। तो मैंने उनको बाद में करा, उनमें मैंने अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करा अपना कि एक एक तो मुझे 2-3 मिनट लगे थे, एंड तक मैं करता रहा बट एंड में हो गया। एक क्वेश्चन मेरा छूटा था आई थिंक। ओके 15 मिनट्स जो एक्स्ट्रा मिले थे उनका कोई बेनिफिट मिला था क्या? हाँ, मिला होगा लेकिन फ़ील नहीं हुआ कि लेंथी सा आपको पता पेपर नहीं आया चला? था। हाँ, पता नहीं चला मुझे एक्चुअली में, लेंथी सा पेपर था तो फ़ील नहीं हुआ लेकिन मिला होगा वरना तो और भी ना हो पाते क्वेश्चंस। एंड में मैंने आई थिंक 3-4 क्वेश्चन करे थे उन 15 मिनट में। 15 मिनट में? यस मैम। रीचेक करने का टाइम मिला था क्या कि एक बार देख लूँ कहाँ मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी है? बायो में मैंने करा था, बायो में रीचेक करने का समय मिला और उसके बाद केमिस्ट्री, फिज़िक्स में मैंने करा, थोड़ा बहुत करा। जिन क्वेश्चन मतलब जब मैं पेपर अटेम्प्ट करता था यूजुअली तब मैं उसमें लिख देता था सर्कल करके कि इसको चेक, मैं पेन से लिख देता था उधर ही कि जब मैं सेकेंड राउंड में जाऊँ तो एक बार उनको चेक कर लूँ। तो जो क्वेश्चन मैंने चेक करने के लिए लिखे तो वो तो गलत नहीं हुए, बाकी क्वेश्चन गलत हो गए थोड़े बहुत, लेकिन फिर भी उससे फ़र्क तो पड़ता ही है कि सेकेंड राउंड के लिए समय मिला था मुझे थोड़ा जल्दी-जल्दी, एंड में आसान क्वेश्चन मैं जल्दी-जल्दी कर रहा था थोड़े से। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जा सकता है? जैसे आपने नीट भी दे लिया, थर्ड में वाला री नीट भी दे लिया, इतने मॉक टेस्ट, मेजर टेस्ट भी हो गए, तो बताओगे कि कैसे कम करें? या तो छोड़ ही दें, तुक्के ना लगाएं बिल्कुल भी? आई थिंक अगर आप एकदम ब्लाइंड गेस मार रहे हो तो आप तो छोड़ ही दीजिए उसको। मतलब तुक्के भी लॉजिक वाले होने चाहिए। जी, तो कि थोड़े लॉजिक वाले होने चाहिए। इसके लिए कोई एप्रोप्रिएट एग्जांपल, जैसे कुछ क्वेश्चंस को तो आप डायमेंशनल फॉर्मूले से कर सकते हैं। फिजिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट होता है डायमेंशनल फार्मूला, उससे आप बहुत नैरो कर सकते हैं कि अगर 50-50 है तो आपके वो लक पे डिपेंड करता है कि आप कर ही लीजिए, छोड़ने से कोई पॉइंट नहीं है। और अगर आपको मतलब एकदम ब्लाइंड गेस, आपको कुछ नहीं पता, कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है तो छोड़ दो उसको, तो छोड़ ही दो। मैंने भी छोड़ा था ये क्वेश्चन ऐसे। ओके, कोई एक क्वेश्चन याद है जिसमें आपने लॉजिक वाइज कोई तुक्का लगाया हो और वो एक्यूरेट निकला और वो सही निकला? लॉजिक वाइज तुक्का, एक क्वेश्चन मतलब तुक्का तो नहीं बोलूँगा उसको, लेकिन तभी मुझे पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से नहीं आता। एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता है, आई थिंक रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उसके अंदर जो स्कैटरिंग का एंगल होता है उसका एक रिलेशन होता है प्रोबेबिलिटी के साथ। तो उसका जब मैं नीट से मैं आया घर पे तो मैंने सबसे पहले उसको खोला कि क्या रिलेशन होता है। एलन के ओने में लिखा भी हुआ था सरप्राइजिंगली, कोसेक की पावर 4 थीटा होता है। मुझे इतना याद था कि कोई तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो उसको तो मैंने लॉजिक से करा था कि इतने पे इतना होगा, मतलब एक प्रोबेबिलिटी का डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो उसको मैंने तुक्का मारा था बेसिकली एसेंशियली, क्योंकि बाकी सारे मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसे होंगे। तो उसको कह सकते हैं कि तुक्का मारने वाला क्वेश्चन था वो। और एक क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर था कॉन्फ़िगरेशन वाला, मतलब मुझे याद था कि इसको कैसे करना है लेकिन एंड तक समय नहीं बचा था। मैंने एक स्टेटमेंट को तो वो कर दिया, तो 50-20-20 था, मतलब 50-50 था। तो मैंने एक लगा दिया तो उसका सही हो गया। और सही हो गया, ओके। अभी जब पीछे मुड़ के देखते हो अपनी 2 साल की जर्नी को, नीट जर्नी है ना जिसमें लाखों बच्चे बैठते हैं और सबको अच्छा परफॉर्म करना है, सबका सेम ही एम और गोल है कि मुझे ये चाहिए, मुझे अच्छी रैंक लेकर आना है। अब जब आप मुड़ के देखते हो क्या लगता है कौन सी ऐसी हैबिट्स रही होंगी जिसने मोस्टली आपको कंसिस्टेंस रहने पे मजबूर किया होगा, जिसकी वजह से आपने इतना अच्छा स्कोर किया होगा? मैम आई थिंक एक रूटीन डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फोर्स ऑफ हैबिट से ही, मैं तो ऐसा फोर्स ऑफ हैबिट से पढ़ता था कि अब पिछले 5 दिन से करते आ रहे हो तो आप छठे दिन मोस्ट प्रॉब्ली कंटिन्यू करोगे सेम चीज़। मैं पहले जब मैं आया था लखनऊ तो पहले कुछ दिन मेरे फादर मेरे साथ रहे कि नहीं तुमको पढ़ा के रखूँगा, मैं थोड़ा तुम्हारे रूटीन बना के ही मैं जाऊँगा। तो वो तो पहले उन्होंने कितने बैठाया, दिन तक रहे थे साथ में? आई थिंक 3-4 या 5 दिन तो रहे होंगे। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरे रिलेटिव्स को बोला कि इसको थोड़ा ध्यान रखना या कुछ पढ़ाई करते रहिए। उसके बाद तो एंड तक तो मैं एकदम खुद से कंसिस्टेंट हो गया था कि खुद से ही पढ़ना है अब तो, और कुछ करने के लिए स्ट्राइक नहीं करता था कि कुछ और कर सकता हूँ उसके साथ, कि ओके। कुछ और डिस्ट्रैक्शन के साथ कुछ कर लूँ। क्लासरूम में कहाँ बैठते थे मोस्टली? अ, फ्रंट पे, मिड में, बैक बेंचर तो नहीं हो? नहीं बैक बेंचर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मतलब मैं आता तो मैं लेट ही था, लेकिन मेरा दोस्त था वो जल्दी आता था, मैं उसको बोलता भाई मेरे लिए एक सीट रिजर्व कर सकते हो, तो वो अपना बैग बगल में रख देता था और वो थोड़ा क्या बात है, इतने इतने बड़े बच्चे भी ऐसा करते हैं कोचिंग में कि ऐसा- तुम मेरे लिए मेरी जगह प्लीज ऑक्यूपाइड कर लेना? मतलब मैंने बाकी आगे के बच्चों से बात करी थी, भाई प्लीज़ मुझे भी आ जाने दो, थोड़ा बहुत गिड़गिड़ाना मतलब पड़ा। तुम्हें स्पेशली बैठना था आगे, ऐसा ना? यस मैम, आगे वाले थोड़ा अच्छा रहता है कि आप पीछे से ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हो। मैं तो एकदम बोर्ड में थोड़ी आईसाइट भी मेरी वीक सी है, तो
वैसे मैंने बोल भी दिया था कि हाँ भाई मेरी आईसाइट थोड़ी वीक सी है, थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया मैंने। तो ओके, ताकि उसको बेनिफिट मिल जाए ना कि मैं आगे बैठ जाऊँगा। यस मैम। तो उन्होंने बोला कि हाँ चलो ठीक है, इतने काइंड पीपल है सब। तो जाने दिया मुझे, आगे मैं बैठा पूरे ऑलमोस्ट मैं मतलब मैं 5 मिनट पहले आता था क्लास के शुरू होने से, हुँ, लेकिन फिर भी मिल आगे बैठा जाते था। थे। वो सारे काइंड पीपल अभी सोच रहे होंगे कि भाई ने हमें धोखा दिया। धोखा दिया। ओके, क्लासरूम में कैसा माहौल होता है? लाइक बहुत शोर-शराबा हो रहा होता है जब तक फैकल्टी नहीं आता है? ब्रेक्स में कैसा होता है? कैसे आप लोग चिल करते हो? जैसे ये तो हमें पता है कि आप लोग बहुत पढ़ाई करते हो, बहुत सीरियस स्टूडेंट हो, सब स्पेक्स पहनते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स ना। यस मैम। लेकिन उसके अलावा क्या-क्या होता है? मैम जब फैकल्टी नहीं होती है तब तो मैं और मेरे कुछ दोस्त तो साथ में हम लोग एक दूसरे को एनसीईआरटी क्विज करते थे कि नाइस। हिडन लाइंस, जैसे एक जी एन रामचंद्रन का कुछ वो था, वो लिखा रहता है एनसीईआरटी के यूनिट से पहले, यूनिट के स्टार्टिंग में साइंटिस्ट के बारे में लिखा रहता है। तो जब शुरू हुआ था तो 2024 का नीट हो चुका था तब आई थिंक। हुँ, तो उसके बाद 2025 की नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे साइंटिस्ट के नाम पे, तो हुँ, उससे पहले ही हम लोग शुरू कर दिए थे एक दूसरे से पूछना कि बताओ जी एन रामचंद्रन प्लॉट ने क्या करा था, उनके दोस्त कौन थे, ये लिखा है एनसीईआरटी में, लाइनस पॉलिंग हुँ, थे। तो हम लोग ऐसे पूछते थे एक दूसरे से, तो उससे हम लोगों का अच्छे से रिविजन होता था। और तब उधर से मैंने सीखा कि अच्छा एनसीईआरटी को पढ़ना क्या होता है, एकदम अच्छे से डीप पढ़ना होता है। और ब्रेक्स के वक्त तो सब लोग चिल ही करते थे। जो लोग अपना लंच लाए थे लंच करते थे, बाकी मैं और मेरे दोस्त तो बेसिकली टीचर के पीछे ही रहते थे कि डाउट्स डाउट्स बता दीजिए सर, तो बताते भी थे उनको। हम लोग मेरे केमिस्ट्री की टीचर बोले कि उनका एक ब्रेक खाली नहीं गया, मतलब अगर उनका पीरियड नहीं भी है फिर हम लोग किसी न किसी टीचर को ढूंढ के उनसे डाउट हुँ, उन्हें पूछते ही थे। डाउट्स नहीं तो कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी पूछते थे कि हम लोग आगे थोड़ा बहुत पढ़ के आते थे यूजुअली। हुँ, तो पूछते थे सर ये कैसे, ये क्या इन्होंने बोल दिया, ये कैसे बोल दिया, इसका कोई इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन है? हुँ। तो ये सब पूछते थे हम लोग। अच्छा, क्योंकि आप लोग भी जिस एज में होते हो 17, 18, 16 है ना? यस मैम। यही एज ग्रुप के बच्चे होते होंगे ना यस मैम। 12th में? फैकल्टी से कैसा बॉन्ड बन जाता है? मैम डाँट-वाँट खाई है कभी एलन क्लासरूम में? डाँट मैंने एक बार खाई है आई थिंक मेरी अच्छी केमिस्ट्री वाली? टीचर से। हाँ, अच्छी वाले उन्होंने बोला कि खड़े हो भाई, तुम क्यों गलत कर रहे हो ये बार-बार? मैंने सेम क्वेश्चन आई थिंक 2 या 3 बार गलत करा था, तो उसको बोल रहे थे भाई तुम तो ना गलत करो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे पता नहीं क्यों नहीं स्ट्राइक कर रहा था, या तो मैं उसको रिवाइज़ नहीं करूँगा, कुछ तो नहीं हुआ होगा, तो मैं हुँ, भूल गया। लेकिन हाँ, तो लेकिन वो अच्छा ही था कि उसका तो कभी नहीं भूला मैं। वो कॉन्सेप्ट आई थिंक नीट में यूज़ हुआ था मेरे। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत पैरेंटल बॉन्ड था, और कुछ टीचर्स के साथ मेरा थोड़ा वैसे ही ब्रदर टाइप का बॉन्ड था। एकदम हुँ। अच्छे से भाई-भाई जैसे बात करते थे। बहुत फ्रैंक थे मुझसे कि बोलते थे कि तुम अपने पोटेंशियल के अंडर परफ़ॉर्म कर रहे हो अभी, तुम और कर सकते हुँ। हो। उनको बेहतर पता होता है ना? जी मैम। एक टाइम के बाद वो क्लासरूम में बैठे हुए जितने भी बच्चे हैं उन सबके बारे में जानने लग जाते हैं ना, कौन कैसा है, यस मैम। कौन अभी अच्छे से परफ़ॉर्म कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है या कौन नहीं कर रहा है ना? यस मैम। मॉक टेस्ट के बाद मीटिंग में भी उनको काफ़ी कुछ चीज़ें पता चलती है ना, इंटरेक्शन मीटिंग होती है आई थिंक। यस मैम। मोस्टली किन चीज़ों पे सिली मिस्टेक करते थे? सिली मिस्टेक्स मैम, मैं ऑप्शंस को मैं पूरा नहीं पढ़ता। ऐसे क्वेश्चन को तो हर कोई पूरा पढ़ता है कि नॉट लेकिन इनकरेक्ट। ऑप्शंस आप ढंग से नहीं पढ़ते थे। यस मैम, कि ऑप्शन में एंड में मान लीजिए कुछ चेंज हो गया, तो पहला मतलब पहले के 5-6 वर्ड पढ़ के, मतलब अगर 3 लाइन का ऑप्शन है तो मैं 2 लाइन पढ़ता था, तो तीसरी लाइन तो सही होगी ऑब्वियसली। तो हुँ, वैसे मैं टिक कर देता था। तो उसमें मेरी गलत होती थी यूजुअली, या तो बहुत सिली सी मिस्टेक्स हो गई कि मैंने वो वैल्यू कुछ गलत ले ली किसी चीज़ की। हुँ, और जैसे आर की वैल्यू कभी-कभी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है आई थिंक, तो उसकी मैंने वैल्यू गलत ले ली, 0.08 ले लिया 8 पॉइंट समथिंग की जगह। तो ऐसी गलतियाँ होती थी, उसका एंड तक तो वो भी सही हो गई थी। ओके। जब भी एग्ज़ाम होता था उसके बाद में खुद को कैसे रिफ्रेश करते थे? ब्रेक्स किस तरह के लेना पसंद करते थे आप? ब्रेक्स में मैम, मैं तो बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लेता नहीं था, मैं उतना ऐसे अच्छा, में मतलब बर्नआउट बहुत नहीं ऐसे होता नहीं हूँ। किया कि कभी घूमने चले गए हो, कभी मूवीज़ ऐसा कुछ नहीं किया? घूमना मैंने अवॉइड करा था जब मैं प्रिपेयर करा था, लेकिन एक बार हम लोग गए थे, कश्मीर गए थे हम लोग, मेरी पूरी फैमिली गई थी। और उसके बाद हम लोग नहीं गए। उसके कहीं बाद भी नहीं गए 2 साल में? 2 साल किसी में फैमिली फंक्शन में नहीं गए? नो मैम। तभी शायद इतना अच्छा स्कोर हो पाता है जब आप डिसिप्लिन में रहते हो। यस मैम, थोड़ा लेज़र फोकस तो करना पड़ता है, एटलीस्ट 2 साल तो कर ही सकते हैं। ओके। बहुत सारी बुक्स आपने पढ़ी होंगी। एलन में ऑलरेडी इतना ज़्यादा मॉड्यूल मिल जाता है, उसके बारे जी में क्या ख़्याल है? कैसा मॉड्यूल होता है? स्टडी मटेरियल कैसा होता है? मैम, जो स्टडी मटेरियल था ना, इट वाज़ जेनुइनली कॉम्प्रिहेंसिव था पूरा। मतलब एनसीआर होते हैं, एनसीईआरटी कुछ तो होता है एनसीआर, मुझे फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा है, ठीक एलन ही है। देता है। वो मतलब फिज़िक्स की एनसीईआरटी में उतनी पढ़ी नहीं थी वो। तो उसके बाद मैं उसको करा, मेरे मैं 10 क्वेश्चन थे, उनमें मेरे 5 गलत हो गए, मैं तो बहुत एकदम मैं शॉक में चला गया। और ये नीट से आई थिंक 3-4 महीने पहले की बात है, मैं तो तो शंका आपको में लगा चला गया। होगा कि मैं इतना अच्छा पढ़ रहा था, अचानक क्या हो गया? यस मैम, तो उसके अंदर एकदम डीप से एकदम थ्योरेटिकल से क्वेश्चंस थे फिज़िक्स के।
थियोरेटिकली था वो, बेसिकली लॉरेंस फोर्स पे था वो सब, कि फ्रेम चेंज कर रहे थे, तो कि ओ मतलब ये सब तो सही करना पड़ेगा इसको, तो सर मैंने एकदम अच्छे से पढ़ा, मैंने टीचर से डाउट पूछे बहुत सारे, सीखा, बहुत कुछ नया सीखा मैंने। और इस जो एसआरजी वाले क्वेश्चन बैंक्स थे, वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस, उसमें मैंने पूरा सॉल्व करा, मुझे समय लगा लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे उसको सॉल्व करके। बहुत अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट, उनको एक टाइम के बाद पढ़ने में मज़ा आने लग जाता है, आई थिंक ना। यस सर, टफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं या क्वेश्चन बुक मिल रही है तो उनको सॉल्व करने में मज़ा आ रहा होता है, कुछ नया सीखने को मिल कुछ रहा है। नया सीखने को मिल रहा है। आगे क्या प्लान्स हैं आगे यासिर के, क्या करने वाले हो? अब तो कॉलेज के लिए मैं कितना एक्साइटेड हो? कॉलेज के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैम। अब एमबीबीएस करूँगा, एमबीबीएस में तो बहुत कुछ, मैं बायोकेमिस्ट्री के लिए स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि केमिस्ट्री की टीचर ने इतना मुझे अच्छे से बेसिक इंस्टिल कर दिए हैं कि अब मतलब आई जस्ट कांट वेट। बहुत केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अच्छी लग रही थी क्या? इनऑर्गेनिक मैम नीट में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड सा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, और जितना रटना था, जितना फैक्चुअली है वो तो उन्होंने समझा दिया कि और ये भी एक फैक्ट है कि रटना ही पड़ता है। कुछ चीज़ तो रटनी पड़ेंगी आपको मैम। यस मैम, बहुत सारी चीज़ एलोट्रोप्स है, उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा डीप का लॉजिक सा नहीं है, वो तो नेचर में अगर हो रहा है तो आपको रटना पड़ेगा, ये पूछते हैं वो। और कुछ चीज़ें हैं जिन जिन चीज़ों में हैं उनको उन्होंने बताया, और जहाँ पे नहीं है उधर उन्होंने बोला कि रट लो, इस फैक्ट है, आपको तो रटना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। अच्छा यासिर, अगर आज नीट नहीं कर रहे होते, नीट नहीं किया होता या फ्यूचर में एमबीबीएस नहीं करना होता, तो क्या प्लान था लाइफ में? कोई प्लान बी था क्या कि प्लान मैं भी ये भी कर सकता हूँ, मम्मा पापा एक चीज़ में ये भी सोच रहा हूँ? ऑथर मुझे बनना था, मतलब ऑथर बनना था, लिखने का शौक है? शौक, मतलब मुझे चाहिए था कि लिखना, मतलब एस्थेटिक मुझे पसंद था लिखने का, ऑथर बनने का। मैं बुक्स हमेशा से पढ़ रहा था, आई थिंक मैं 5th-6th से पढ़ता था। मैं नीट के वक्त भी अराउंड 40-50 बुक्स मैंने पढ़ी थी। हाँ, थोड़ा थोड़ा बहुत मैं एंड तक मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो उसमें मैंने 40-50 बुक्स पढ़ी। किस तरह की बुक्स पढ़ना पसंद है? फैंटेसी फिक्शन, मतलब कैसे समझाऊँ आपको, एक ऑथर है ब्रैंडन सैंडरसन नाम से, उसकी मैं किताबें पढ़ता था। फिक्शन है वो सब, तो बहुत मज़ा आता था पढ़ने में। वो ऐसा है कि साइंस जैसा ही है वो, इनको इनको हार्ड मैजिक सिस्टम्स बोलते हैं, वो साइंस जैसे ही हैं। तो तभी मैं थोड़ा इमोशनल सोचता था कि इसके अंदर ये रूल्स कैसे अप्लाई करेंगे, थोड़ा बहुत तभी एनालिटिकल थिंकिंग तभी डेवलप हुई हुई इससे थोड़ी बहुत। ओके, ऐसा। तो फ्यूचर में हो सकता है कि आप एमबीबीएस करने के साथ साथ कुछ, ऐसा। है ना, ऐसा। कोई बुक लिख रहे हो, ऐसा। फ्यूचर में हो सकता है। मेमोइर्स ऑफ नीट। बहुत मज़ा आया सच में आपसे बात करके और आपकी जर्नी के बारे में बात करके। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी, कांस्टेंट आप स्माइल ही कर रहे थे, तो यानी कि आप बहुत खुश रहते हो। यस सर। स्ट्रेस कभी हुआ ही नहीं जर्नी में? नो मैम, स्ट्रेस तो मुझे होता था, अब बीच में मेरे मार्क्स थोड़े डिप कर रहे थे। वो जब फाइनल जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी, दिसंबर के अराउंड स्टार्ट हुई थी, उसमें मेरे मार्क्स सडनली डिप कर रहे थे थोड़े बहुत। उस वक्त मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो रहा था, तो डिमोटिवेट हुए तो फिर कैसे, किससे बात करी थी, किससे शेयर किया? जब पहली बार टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी, तब जो फाइनल टेस्ट सीरीज जो कोटा के साथ सारे सारे बैचेस ऑफ ऑल ओवर इंडिया जो बैचेस होते हैं, सबका जब टेस्ट सीरीज होती है, तो उसमें जब पहली टेस्ट में मेरे मार्क्स गिरे थे, मुझे डिमोटिवेशन हुआ था, यार अब मैं पूरे सब बच्चों के साथ में स्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसमें तो मुझे थोड़ा बहुत हुआ था कि क्या ही हो रहा है मेरे साथ। तो उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी, उन्होंने बोला कि तुम क्या ही कर सकते हो, अभी तुमने इतनी मेहनत करी है, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट इन योरसेल्फ नाउ, कि इतनी मेहनत करी है तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा ही तुमको। तो तुम बस मेहनत करते जाओ, और तुम्हारे हाथ में तुम्हारा रिजल्ट नहीं है, तुम्हारे हाथ में बस तुम्हारे इनपुट है। तो इनपुट मैंने दिया, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए, धीरे धीरे बढ़ते गए, और फिर एंड तक तो अच्छा ही होने लगा। फाइनली थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस वापस आया, फिर नीट तक मैं एकदम तैयार था कि चलो इधर फोड़ते हैं। नीट तक मैं तैयार था। आई थिंक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे कितना भी टफ एग्ज़ाम क्यों ना हो। जैसे आपने बीच में भी एक बार बोला था कि जब मैं बहुत रिलैक्स होके जा रहा हूँ कि ठीक है जो भी मार्क्स आएंगे या जो भी, तब आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेस नहीं लेके जाना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में। स्ट्रेस लेंगे थैंक यू आने के लिए थैंक यू। यासिर, और सच में मज़ा आ गया अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। उम्मीद करते हैं बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स जो हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, जो नेक्स्ट ईयर को टारगेट कर रहे हैं नीट को, वो बहुत कुछ सीखेंगे आपसे। होपफुली मैम, होपफुली। एंड में कुछ कहना चाहेंगे आप अपने जूनियर्स को? वर्क हार्ड और मस्त रहो, बस दैट्स इट। ओके, आप अपने किसी सीनियर से कभी कुछ सीखा था, किसी वीडियो के थ्रू या पर्सनली किसी से पूछा हो? जब ओरिएंटेशन था हमारा लखनऊ का, तब पहला ओरिएंटेशन ने अच्छे से स्टेडियम वो करा था, उसमें रेंट करा था, उसमें लोग थे, तो उसमें सीनियर्स थे, तो वो आए थे, तो उनसे इतना इंस्पिरेशन हुआ कि वो ऑलरेडी थोड़े वो 5 ईयर्स मतलब एमबीबीएस कर चुके थे अपना, तो सर वो बता रहे थे, तो इतना मतलब मोटिवेशन मिला कि हाँ आई वांट टू बी लाइक देम, कि फाइनली आई हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। ओके,
चलिए, थैंक्स अगेन यहाँ आने के लिए और अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। उम्मीद करते हैं जब भी आप जेई हो या नीट हो, एलन के साथ जुड़ते हो, अपना एम लेकर, अपना ड्रीम लेकर वो आप डेफिनेटली पूरा करो। थैंक यू।